सैन्य क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा आसमान में तय होता है। तो फिर असल सवाल ये है कि आसमान पर किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। देखिए, ये सिर्फ एक सैन्य तुल्य नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र के भविष्य का शक्ति संतुलन तय करने वाला एक अहम पहलू है। तो चलिए इस समीकरण को जरा गहराई से समझते हैं। हम शुरू करेंगे वर्चस्व के सवाल से, फिर दोनों देशों के हवाई बेड़े पर नजर डालेंगे, टेक्नोलॉजी की रेस को समझेंगे, कुछ ऐसे गेम चेंजर्स की बात करेंगे जो दिखते नहीं हैं, और आखिर में रणनीति बनाम संख्या के इस पूरे हिसाब को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल वर्चस्व का। हमें ये देखना होगा कि एशिया के आसमान में हवाई श्रेष्ठता आखिर तय कैसे होती है और किसके पास है। और इसे समझने के लिए सबसे पहले दोनों वायुसेनाओं के बेड़े की कहानी को देखते हैं। यहीं पर पहला और सबसे बड़ा अंतर एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ चीन है जिसके पास एक बहुत बड़ा बेड़ा है, मतलब साफ है कि संख्या में वो आगे है। वहीं दूसरी तरफ भारत है जिसने एडवांस्ड मल्टी रोल विमानों पर फोकस किया है। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है जहां एक ही विमान कई भूमिकाएं निभा सके, हवा से हवा में लड़ने से लेकर जमीन पर सटीक हमला करने तक। और यहां हम देख सकते हैं कि कुल लड़ाकू विमानों की संख्या में चीन का पलड़ा काफी भारी है। कागज पर तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज का हवाई युद्ध सिर्फ गिनती का खेल रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये पूरा विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि आज की लड़ाई टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। ये एक टेक्नोलॉजी की रेस है जहां स्टेल्थ का मुकाबला सटीकता से है। इस रेस में सबसे आगे है 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये ऐसे विमान होते हैं जिन्हें खास तौर पर दुश्मन के रडार से बचने के लिए बनाया गया है। इससे उन्हें लड़ाई में पहले देखो पहले मारो वाला एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। और यहीं दोनों देशों की आधुनिकीकरण की रणनीतियां एकदम अलग दिखती हैं। चीन अपने विशाल इंडस्ट्रियल बेस के दम पर J-20 जैसे स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बना रहा है। दूसरी तरफ भारत ने राफेल जैसे एडवांस्ड 4.5 जनरेशन विमानों से अपनी मल्टी रोल और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत किया है। लेकिन एक बात साफ है, हवाई युद्ध सिर्फ फाइटर जेट से नहीं जीता जाता। अब बात करते हैं उन असली गेम चेंजर्स की जो दिखते तो नहीं लेकिन जंग का नतीजा तय करते हैं। इन्हें कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर्स। जैसे एवैक्स, जो आसमान में उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर है और सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन पर नजर रखता है। फिर है मिड एयर फ्यूलिंग टैंकर, जो विमानों की रेंज और हवा में टिके रहने की क्षमता बढ़ाते हैं। और ISR प्लेटफॉर्म्स, जो जंग के मैदान की हर जरूरी खुफिया जानकारी देते हैं। असल में यही अदृश्य एसेट्स हैं जो लड़ाकू विमानों के एक झुंड को एक कोऑर्डिनेटेड घातक फोर्स में बदल देते हैं। सच तो यह है कि इनके बिना दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो चलिए अब इन सभी चीजों को एक साथ रखकर अंतिम समीकरण को देखते हैं। रणनीति बनाम आकार। हवाई शक्ति का असली हिसाब यही है। भारत की रणनीति का एक मजबूत स्तंभ है उसका लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 जैसे सिस्टम में भारी निवेश करके एक ऐसा रक्षा कवच बनाया गया है जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोक सके। और फिर आती है भारत की जवाबी रणनीति, और उसका केंद्र है सटीकता और रफ्तार। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दुश्मन तक ये साफ संदेश पहुंचाती हैं कि किसी भी हमले का जवाब बहुत तेजी से और पूरी सटीकता से दिया जाएगा। यही चीज एक रणनीतिक संतुलन बनाए रखती है। तो अगर हम सार देखें तो चीन के फायदे हैं उसकी विशाल संख्या, उसका औद्योगिक आधार, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और लंबी दूरी की पहुंच। वहीं भारत की ताकत है उसकी सटीकता, मजबूत हवाई रक्षा, सोची समझी सैन्य रणनीति और मल्टी रोल क्षमता। तो वास्तविकता ये है, चीन के पास संख्या और पहुंच ज्यादा है, भारत के पास रणनीति और सटीकता है। लेकिन अंत में हवाई युद्ध जीतता वही है जिसकी तैयारी ज्यादा गहरी हो, और इस तैयारी में सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि पायलटों की ट्रेनिंग और उस तकनीक को इस्तेमाल करने की रणनीति भी शामिल होती है। तो ये एक जटिल समीकरण है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। आखिर में जीत सिर्फ हार्डवेयर से नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने की रणनीति और तैयारी से तय होती है।